गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भावना? आई एम फाइन सर, एंड यू? फाइन बेटा। पढ़ाई कैसे चल रही है? समझ में आ रहा है? यस सर। रोज पढ़ते हो डेली का? यस सर। ओके बेटा। आज हम देखते हैं, कल हमने श्रीलंका की कहानी पढ़ी थी। यस सर। कुछ पूछना है उसमें से? सर वो माओवादी फिर से बताना, माओवादी क्या है? माओवादी वो नेपाल वाला है ना? ठीक है, नेपाल वाला पहले माओवादी देखते हैं, फिर अपन श्रीलंका की कहानी खत्म करके और आपके एग्जाम्पल जो दे रखे हैं किताब में उसकी भी बात करेंगे। ये मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि आगे आएंगे दोनों उदाहरण और 10th में भी आएंगे। श्रीलंका और नेपाल डिटेल से आपको 10th और 12th में पढ़ने को मिलता है। देखो माओवादी क्या होते हैं। आप म्यूट कर दीजिए बेटा। ठीक है। माओवादी देखो, माओवादी का दूसरा नाम है नक्सलवाद। माओवाद का दूसरा नाम क्या है? नक्सलवाद। और ये नक्सलवाद शुरू कहां से हुआ था? भारत में पश्चिमी बंगाल से। पश्चिमी बंगाल में एक जगह पड़ती है नक्सलबाड़ी। भारत में नक्सलवाद कब से शुरू हुआ? पश्चिमी बंगाल से शुरू हुआ। जगह का नाम क्या था? नक्सलबाड़ी था। और इस नक्सलबाड़ी क्षेत्र में एक लीडर बने जिनका नाम था चारू मजूमदार। इनके नेतृत्व में ये नक्सलवादी आगे बढ़े। बाद में इनको पार्टी का रूप भी मिला। कुल मिला के इनका जो उद्देश्य है वो हिंसा के माध्यम से समाज में परिवर्तन करना है। मैंने आपको आतंकवाद की परिभाषा बताई थी। आतंकवादी क्या थे? आतंकवाद सिंपल परिभाषा याद रखनी है। अब आतंकवाद भी पढ़ना ही पड़ेगा अगर एसएसटी पढ़नी है तो। आतंकवाद की परिभाषा क्या है? भय या आतंक या डर पैदा करके अपनी बात को मनवाना, अपनी मांगे या बात को मनवाना या एक्सेप्ट करवाना क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। ये भी परिभाषा अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एक बात तो समझ में आई, भारत में नक्सलवाद का इतिहास कहां से शुरू हुआ? पश्चिमी बंगाल से शुरू हुआ। और पश्चिमी बंगाल से हम देखते हैं कि जगह कौन सी थी? नक्सलबाड़ी जगह थी। और लीडर कौन थे? चारू मजूमदार थे। यहां से तो ये भारत का चैप्टर हो गया। अब माओवादी वाला चैप्टर देखते हैं। ये ठीक वैसा ही है, इंडिया को भारत भी कह सकते हैं, भारत को इंडिया भी कह सकते हैं। तो माओवाद को नक्सलवाद भी कह सकते हैं, नक्सलवाद को माओवाद भी कह सकते हैं, टेरर को आतंकवाद भी कह सकते हैं, और आतंकवाद तो कहते ही कहते हैं। तो दोनों एक ही शब्द है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये माओवादी कहाँ पाए जाते हैं? एक तो चाइना में पाए जाते हैं और एक नेपाल में पाए जाते हैं। और दोनों ही दमनकारी शासन के प्रणेता हैं, दमनकारी शासन के नियमों को मानने वाले लोग हैं। चीन में एक लीडर हुए जिनका नाम है माओ तुंगसी। अपने किसी काम का नहीं है, बस सुन लो केवल। माओ तुंगसी चीन में एक लीडर हुए जिन्होंने कहा कि बंदूक चलाने से ज्यादा बंदूक चलाने वाले हाथ इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये लोग हमेशा ही शक्ति की बात करते हैं, शक्ति की बात।
अब शक्ति भी दो प्रकार की, एक तो दमनकारी, एक प्रेरक। जैसे पॉजिटिव शक्ति की बात करें तो वो स्कूल में है, प्रिंसिपल सर राजेंद्र जी सर के पास है, डायरेक्टर सर के पास है, टीचर्स के पास है। वो शक्ति कैसी है? पॉजिटिव है, आपके भले के लिए हम काम कर रहे हैं। नेगेटिव शक्ति जबरदस्ती, कोई भी हिंसा है, छेड़छाड़ के मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, ये सब किसके हैं? नकारात्मक का, दमनकारी का उदाहरण है। नक्सलवाद माओवादियों में इन्हें गिना जा सकता है, क्योंकि क्या पैदा कर रहे हैं? भय पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आतंक पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं और अपनी बातों को जबरदस्ती मनवा रहे हैं। तो माओवाद आतंकवाद से जुड़ा हुआ ही एक प्रकार का मसला है, लेकिन है दोनों अलग अलग, हम इसे समझ सकते हैं। भावना बेटा समझ में आया? यस सर। ओके, अब हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में कल हमने देख लिया था कि लिट्टे की लड़ाई समाप्त हो गई और लिट्टे हो गया समाप्त। यहां तक की कहानी एक साइड हमने पढ़ ली थी। ये हुआ 2009 के आसपास। इससे पहले की घटना आप देखो, राजीव गांधी जी को लिट्टे ने क्यों मारा? राजीव गांधी जी कहाँ के थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी थे। और इसको ये कह सकते हैं कि राजीव गांधी जी अभी वर्तमान में राहुल गांधी जी के पिताजी भी हैं। राजीव गांधी जी की हत्या में किसका नाम आया था? लिट्टे का आया था। इसके पीछे की स्टोरी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसको यहीं पढ़ लेते हैं। राजीव गांधी जी ने भारत की सेना, राजीव गांधी जी ने भारत की सेना कहां भेजी थी? श्रीलंका। कब भेजी थी? 1987 में भेजी थी। सवाल याद रखना है कि भारत की सेना जो अंतरराष्ट्रीय, भारत की सेना जो अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए जाती है, चाहे तो वो किसकी सहायता हो? यूएनओ की। ये अगला ही टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से बताएंगे यूएनओ क्या है। चाहे वो पड़ोसी देशों की सहायता ही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शांति सेना। उसको नाम हमने क्या दिया है? शांति सेना नाम दिया है। तो आपको याद रखना है, भारत की वह सेना जो अंतरराष्ट्रीय मदद के लिए जाती है, विदेशों की मदद के लिए जाती है, उसे क्या कहा जाता है? शांति सेना कहा जाता है। तो भारत की कौन सी सेना गई? शांति सेना गई। कहां गई? श्रीलंका की मदद करने के लिए गई। लेकिन मदद किसके खिलाफ करने गई? ये काम की बात है। आप जानते हैं श्रीलंका में समूह कितने थे? दो। एक तो कौन सा था? सिहली। और दूसरा कौन सा था? लिट्टे, या यूं कहें तमिल। इनमें से मूल निवासी कौन थे श्रीलंका के? सिहली या तमिलों में से? सर तमिल। तमिल या सिहली? तमिल। ठीक है, आपने पढ़ा ही नहीं। मूल निवासी कौन थे? सिहली। मूल निवासी कौन थे? सिहली। और आपको याद होगा कल मैंने लिखा था इसका दूसरा नाम क्या था? सिहली द्वीप। ये कहां से गए थे? भारत से। तो ये तो विदेशी हुए ना। और मूल निवासी कौन हुए? सिहली। तो इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। श्रीलंका में दो लोग थे, एक कौन से? सिहली, जो वहां के लोकल लोग थे। सिहली किसका नाम था? श्रीलंका का नाम था, सिहली द्वीप, इसीलिए इनको सिहली मूलवासी भी कहा गया। लिट्टे कहाँ के थे? भारत से गए हुए थे और इन्हें वहां विदेशी माना गया।
ऐसी स्थिति में हम अगर आगे देखें तो लिट्टे के खिलाफ, क्योंकि लिट्टे एक प्रकार से क्या था, आतंकवादी गुट ही था। लिट्टे क्या था, एक प्रकार से क्या था, हिंसा आधारित, हिंसा आधारित, या यूं कह सकते हैं आतंकी गुट। अब आतंकी गुट है तो भारत ने कभी भी आतंक का समर्थन किया ही नहीं। हमने आतंक का समर्थन कभी नहीं किया। इसीलिए हमने क्या भेज दी, श्रीलंका के कहने पर सेना भेजी, अपने आप नहीं भेजी। मांगी सेना किसने, श्रीलंका ने। और श्रीलंका ने जब सेना मांगी तो हमने निसंकोच उनको क्या दे दी, सेना दे दी। और जब सेना उनको मिल गई तो वो किसके खिलाफ गई, श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ गई। अब हुआ क्या, जैसे ही तमिलों के खिलाफ तमिलों के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू की, तमिल, अब ये संघर्ष पहले तो कहां चल रहा था, श्रीलंका वर्सेस तमिल। पहले तो संघर्ष कहां चल रहा था, श्रीलंका वर्सेस तमिल। अब ये संघर्ष कैसा हो गया, तमिल वर्सेस भारत, क्योंकि भारत ने बीच में इसमें क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया। इसीलिए जो संघर्ष श्रीलंका तमिल चल रहा था वो संघर्ष लिट्टे और भारत के बीच में आ गया और मामला अब यहां से गड़बड़ होना शुरू हुआ। तमिलों ने माना कि भारत को श्रीलंका के तमिलों की सहायता करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मूलवासी कहाँ के थे, भारत के थे। या तो राजीव गांधी जी वहां जाते ही नहीं, सेना, राजीव गांधी जी की सेना वहां जाती ही नहीं, राजीव गांधी जी भाग लेते ही नहीं। लेकिन यदि उन्होंने भाग लिया भी तो लिट्टे के विरुद्ध क्यों लिया, क्योंकि लिट्टे तो मूलवासी थे। ये किसका मत था, लिट्टे का था। इसीलिए लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या 1991 में बम के द्वारा कर दी, बम से कर दी। राजीव गांधी जी की हत्या एक चुनावी भाषण में बम के द्वारा 91 में हुई थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ क्या है, यानी कि भारत यहाँ क्या सोच रहा था और भारत को क्या लग रहा था, किस प्रकार से भारत इसमें सेना भेजने के लिए तैयार हुआ। सिहलियों का मत हमने देख लिया, अब किसका देखना है, भारतीयों का। भारत आतंकवाद के हमेशा खिलाफ रहा है, भारत ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। इसीलिए मजबूर होकर श्रीलंका के कहते ही हमने क्या भेज दी, सेना भेज दी। इसीलिए भेजी थी क्योंकि हम आतंकवाद के समर्थक कभी भी रहे ही नहीं हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आई, इसको दोबारा से देखते हैं। लिट्टे समाप्त हो गया 2009। ये कहानी उससे पहले राजीव गांधी जी ने किसके विरुद्ध सेना भेजी, लिट्टे के विरुद्ध। लिट्टे का पूरा नाम क्या था, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। ये पूरा नाम किसका था, लिट्टे का नाम था। और इस लिट्टे के खिलाफ सेना किसने भेजी थी, राजीव गांधी जी ने भेजी थी। क्यों भेजी थी, क्योंकि ये आतंकवादी ग्रुप है और आतंकवाद के विरुद्ध हमने कसम खा रखी थी कभी सहायता इसकी नहीं करेंगे, हमेशा ही इसका विरोध करेंगे। अंतरराष्ट्रीय धरातल पर भारत की सेना, जो भारत का हमेशा क्या करती है, नेतृत्व करती है अंतरराष्ट्रीय धरातल पर, वो क्या है, शांति सेना है। भारत के द्वारा विदेशों में भेजे वाली सेना, विदेशों में भेजी जाने वाली सेना को क्या कहा है, अंतरराष्ट्रीय धरातल पर शांति सेना कहा गया है। श्रीलंका में कितने गुट थे, 2, सिहली और तमिल। श्रीलंका के मूलवासी कौन थे, सिहली। बाहरी लोग कौन थे, भारत से गए हुए, भारत के तमिल लिट्टे। इन्होंने हिंसा का मार्ग अपना लिया और इन्हीं के विरुद्ध भारत ने सेना भेजी थी कब, 87 में। लेकिन सेना बिना कुछ करे ही
1989 में वापस आ गई और भारत पर आरोप लगा कि श्रीलंका में हस्तक्षेप हमने किया है। और उसके बाद 91 में इस लिट्टे ने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर मामला बैठा और यहाँ पर अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था आई। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों सेम ही होते हैं, दोनों के अधिकार बराबर होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इससे संबंधित, उससे ये क्लियर हो जाएगा। श्रीलंका में कितने गुट थे? आंसर क्या आएगा? 2। पहला कौन सा? सिंहली। दूसरा कौन सा था? तमिल। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखो, तमिलों ने कौन सा आतंकी गुट बनाया? तमिलों ने कौन सा आतंकी गुट बनाया? तो आंसर क्या आएगा? लिट्टे। आंसर क्या आएगा? लिट्टे। पूरा नाम क्या है? लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। ठीक है, 83 में के आसपास ये बनाया था। तीसरा, भारत ने श्रीलंका में कब वह कौन सी सेना भेजी? कब वह कौन सी सेना भेजी? तो आंसर क्या आएगा? 1987 में। ठीक है, और कौन सी सेना भेजी? तो इस सेना का नाम था शांति सेना। चौथा सवाल, श्रीलंका में सेना किस प्रधानमंत्री ने भेजी? तो उस समय कौन थे? माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी थे उस समय सेना भेजने वाले। पांचवा सवाल, सेना वापस कब लौटी? तो कब लौटी? 89 में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी जी की हत्या। राजीव गांधी जी की हत्या का आरोप किस पर लगा? तो ये किस पर लगा? लिट्टे पर। लिट्टे ने मानव बम बनाकर किसको मार दिया? राजीव गांधी जी को मार दिया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर कोई सवाल और बचा हो आपके मन में तो बताओ। निकिता, आवाज आ रही है निकिता? यस सर। बेटा कुछ पूछना है और इसके अलावा? नो सर। ओके, आदित्य, यहां तक मेरे हिसाब से कोई सवाल बचा ही नहीं। इसमें से बस ये जरूर याद रखना है कि लिट्टे का पूरा नाम क्या था? लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलिलम। याद रहे तो ठीक, नहीं इतना जरूर याद होना चाहिए कि तमिलों से संबंधित आतंकवादी गुट कौन सा था जो हिंसा से संबंधित था? तो क्या नाम आएगा? लिट्टे।
इसके बाद अगला बिंदु है यूएनओ। जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूं वो 9, 10, 11, 12 चारों में साथ आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका देख लें आप लोग, नेपाल देख लें, और अपन बांग्लादेश भी पढ़ेंगे, ये चारों क्लासों में आपके एक साथ आएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि अगली साल जब हम पढ़ें तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ये लगभग 2 चैप्टर आपके पूरे होने वाले हैं। इसमें पोलैंड का उदाहरण बचा है, एग्जाम्पल्स है केवल कि वहां किस प्रकार से सरकार गिरी और किस प्रकार से सरकार आई। पहला चैप्टर तो सिर्फ आपके एग्जाम्पल का ही है। दूसरे चैप्टर में लोकतंत्र क्या है हमने पढ़ लिया, परिभाषाएं पढ़ ली, उसके गुण दोष पढ़ लिए और उसकी प्रमुख शर्तें। दूसरा चैप्टर तो कब का ही कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट चैप्टर में कुछ बिंदु और बचे हैं जिसमें यूएनओ है, और बस ये चैप्टर भी खत्म। तो अपने कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। यूएनओ इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत काम का टॉपिक है, 12th क्लास तक आपके काम आएगा, और अगर जीके में पढ़ते हैं तो इसके बहुत सारे सवाल भी आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना, इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। हिंदी में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। बना कब था ये? 24 अक्टूबर 1945 में बना था। ये डेट आपको याद रखनी है, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। काम का सवाल है। हम क्या पढ़ रहे हैं? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। इसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को बना था। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस इसीलिए मनाया जाता है। और इसमें जो मूल संस्थापक सदस्य थे, मूल संस्थापक सदस्य वे थे 51। कितने थे? 51। 51वां देश पोलैंड था, जिसकी चर्चा हम करेंगे। आपको घर पे किताब में पढ़ना है पोलैंड में लोकतंत्र की कहानी। सिर्फ एग्जाम्पल है, मुझे भी पढ़ के सुनाना, आपको भी पढ़ना है, क्योंकि पोलैंड का सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है। इन 9th के अलावा 11th 12th में कहीं नहीं है, 10th 11th 12th में कहीं भी नहीं है, इसीलिए वो एज ए एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। बाकी जो चीजें हैं मैंने उनको डिटेल से आपको बता रहा हूं। मूल संस्थापक सदस्य इसके कितने थे? 51। 51 देश थे, और 51वां देश कौन सा था? पोलैंड। अब सवाल ये उठता है कि भारत कब इसमें शामिल हुआ? क्या इन 51 में भारत था क्या? ये बड़ा सवाल। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और ये बना कब है? 24 अक्टूबर 45 को, 1945 को ये बन गया। तो भारत आजाद होता है बाद में, ये संगठन बनता है पहले। तो क्या भारत इसका मूल संस्थापक सदस्य हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उससे पहले ब्रिटेन ने भारत का नेतृत्व किया था। भारत का नेतृत्व किसने किया था उससे पहले? ब्रिटेन ने। क्योंकि हम जानते हैं इंग्लैंड का, ब्रिटेन का हमारे ऊपर क्या था? राज था। और उस राज के तहत हमारी सीट किसने ले रखी थी? ब्रिटेन ने ले रखी थी।
कि जिस दिन हम जाएंगे उस दिन आपकी सीट आपको लौटा जाएंगे। ये बात किसने कही? ब्रिटेन ने कही। तो मूल संस्थापक सदस्यों यानी कि 51 में भारत भी शामिल था। भारत भी शामिल था, ये बात क्लियर। यहां तक कुछ पूछना हो तो बताओ। नो सर। नो सर। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ नया बिंदु है। इसे विश्व सरकार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विश्व सरकार। ये नई बात आपने पहली बार सुनी है। भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, ब्रिटेन सरकार, अमेरिका सरकार, ये आपने सुनी होगी, लेकिन विश्व सरकार आज तक नहीं सुनी। इससे ये पता लग रहा होगा कि पूरी दुनिया को मिलाकर ये संगठन बना है। समझ में आ रही है बात कि भारत सरकार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, पता नहीं कितने स्थान, इतने देशों की सरकार अपने देश के अंदर काम करती है। जैसे मान लीजिए ये पूरा विश्व है, इसमें ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अगर मैं इसे भारत मानूं तो भारत सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार कहां काम करेगी? केवल देश के अंदर अंदर। क्या पाकिस्तान में मोदी जी काम कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं कर सकते। अब आप सोच के देखें, अगर ये यूएनओ यहां काम कर रहा है पूरे विश्व के लिए, इसीलिए इसे विश्व सरकार कहा गया है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? विश्व की सरकार कहा गया है। किसको? यूएनओ को विश्व सरकार कहा गया है। तो यहां पर एक बात समझ में आई, यूएनओ का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसे क्या कहा गया है? विश्व सरकार कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए कार्य करता है सरकार के रूप में। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी की सरकार गिरा देगा, किसी की हटा देगा, सबके फायदे के लिए ये कार्य करता है। विश्व की जनसंख्या के लिए फायदा करता है, विश्व के मानव अधिकारों की बात करता है, विश्व की सुरक्षा की बात करता है। आगे हम डिटेल से इसको पढ़ते ही चले जाएंगे। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? यूएनओ दिवस मनाया जाता है। मूल संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 सदस्य थे, जिसमें हमने ये भी देख लिया कि भारत भी मूल सदस्यों में से क्या था? एक था। 51वां देश कौन सा था? पोलैंड था। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ये तो सबको याद है ही है। और भारत का नेतृत्व इस यूएनओ में किसने किया था आजादी से पहले? यूके ने, ब्रिटेन ने किया था। जब देश आजाद हो गया तो भारत ने अपनी सीट रख ही ली। हम ये भी समझ रहे हैं इसे विश्व सरकार कैसे और क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं यूएनओ के संगठन की। तो इसमें प्रमुख प्रमुख संगठन हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके बाद है इसमें सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, इसमें है और इसमें जो सबसे बड़ा विवाद महासभा, इसमें सबसे बड़ा जो विवाद है वो इसको लेकर है। हम सिर्फ दो ही देखेंगे, यही अपने काम की है।
बाकी इसके टोटल अंक 6 हैं, जिसमें मानव अधिकार को लेकर भी आएगा, परमाणु सुरक्षा को लेकर भी आएगा, 2 संगठन इसमें और हैं। अपने को यहाँ सिर्फ 2 ही चीजें देखनी है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद, बस इसी से संबंधित मामला अपने को देखना है। सचिवालय स्टाफ की व्यवस्था करता है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर। स्टाफ की व्यवस्था कौन करता है? स्टाफ को हिंदी में कहते हैं कर्मचारी। यूएनओ में कर्मचारियों की व्यवस्था कौन करता है? सचिवालय। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि यूएनओ में जो रोज रोज के कार्य होते हैं उनकी व्यवस्था कौन करता है? सचिवालय करता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय, मोबाइल क्या हो जाता है हमारा? हैंग। आजकल सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि मोबाइल क्या हो जाते हैं? हैंग। और हैंग में ही इसका क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या है? मुख्यालय। तो ये याद रखना, ये तो इजी याद हो ही जाता है। और अभी बहुत सारे बच्चे अपने मोबाइल से ही देख रहे होंगे वीडियो, कई बार मोबाइल हैंग हो जाता है तो देख भी नहीं पाते। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हैंग में है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की दूसरी विशेषता, इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कुल 15 क्या होते हैं इसमें? न्यायाधीश। आप में से कोई बता सकता है राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? कोई नहीं? 5 वर्ष में। 9। कितने वर्ष में होता है? 6 वर्ष में। और वो भी कैसे? 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में। तो टोटल कितना हो गया? 6 वर्ष। समझना इसको कैसे है? 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, टोटल कितना कार्यकाल? 6 वर्ष का। यानी कि 100% अगर हम किसी चीज को मानते हैं तो राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में 33 यानी कि 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? नए आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां 2000 में इलेक्शन हुआ। कौन सी सन में? 2000 में। कितने सदस्य चुने गए? 1/3। फिर ये अगले साल चले गए 2004 में, फिर कितने चुने गए? 1/3। फिर 2006 में फिर कितने चुने गए? 1/3। और फिर 2008 में ये चले जाएंगे। इनका कार्यकाल पूरा 6 वर्ष पूरे। तो ये यहां से यहां चले जाएंगे, ये यहां से यहां चले जाएंगे। जैसे ही 6 वर्ष का कार्यकाल होगा ये यहां से बाहर चले जाएंगे। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि प्रत्येक 6 वर्ष में नए सदस्य आ जाते हैं। जैसे 1/3 सदस्यों का चुनाव यहां हुआ, फिर इनके 2 साल कब पूरे होंगे? 2004 में। तो ये यहां से यहां जाएंगे, इधर से नए आते चले जाएंगे और उधर से कहां चले जाएंगे? बाहर। यहां से तो आते चले जाएंगे और वहां से बाहर चले जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा की तरह ऐसा नहीं होता कि पूरे लोगों का एक साथ चुनाव हो और पूरे लोगों को एक साथ बाहर कर दिया जाए। जैसे लोकसभा में होता है 5 वर्ष का चुनाव, निकिता ने कहा या भावना ने कहा कि 5 वर्ष का चुनाव होता है और 5 वर्ष में एक साथ हटा दिया जाता है। ऐसा केवल लोकसभा में होता है, हमारे यहाँ राज्यसभा में नहीं होता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? नए सदस्य आएंगे और 2 साल बाद वो कहाँ चले जाएंगे? अगले स्टेप पे। फिर 2 साल बाद कहाँ चले जाएंगे? अगले स्टेप पे। तो इनके कितने साल हो गए? 6। 2 साल यहाँ बिता दिए उन्होंने, 2 साल
यहाँ बिता दिए और 2 साल इन्होंने यहाँ बिता दिए। ऐसे करके कितने साल इनके पूरे हो गए? 6 साल पूरे हो गए। अब इनको बाहर जाना पड़ेगा। नए सदस्य यहाँ से आते जाएंगे और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य बाहर होते चले जाते हैं। किसको समझ में नहीं आया? ठीक है। यस सर। ऐसे ही यहाँ का भी चुनाव होता है। कुल न्यायाधीश कितने? 15। इनमें से कार्यकाल कितना होता है इनका? 9 वर्ष का। कार्यकाल कितने? 9 वर्ष का। और ये कैसे होते हैं? 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष में बदल जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे वहां कितने बदल रहे थे? 1/3। यहां भी कितने बदल रहे हैं? 1/3। और 5 न्यायाधीश हर 3 वर्ष में बदल जाएंगे। तो 5 + 5 + 5 टोटल कितने हो गए? 15। 3 + 3 + 3 कार्यकाल कितना हो गया? 9 वर्ष का तो कार्यकाल। और कुल न्यायाधीश कितने हो गए? 15। सवाल कैसे आएगा वो देखें आप। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताओ भाई, ऑन करो माइक आप। माइक ऑन कर लीजिए। हमारे 9 बजे तक और फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? फिर आप निकिता, आवाज आ रही है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेंग में। कुल न्यायाधीश कितने हुए? 15। और कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष का। तो ऐसी स्थिति में 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष में चेंज हो जाते हैं। आदित्य, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और उनका 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर नए न्यायाधीश आ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फिर कार्य देख लेते हैं। ये भी काम की चीज है। 2 देश ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वादी व प्रतिवादी के रूप में आ सकते हैं या जा सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष या राज्य विशेष इसमें न्याय पाने हेतु नहीं जा सकता। क्लियर? इसमें क्या शर्त है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 2 देश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वादी का मतलब तो क्या होता है? पक्ष। केस कितने लोगों में होता है? 2। एक तो मुजरिम माना जाता है और एक जिसके साथ अपराध हुआ है वो माना जाता है। एक तो कौन आएगा? पक्ष। दूसरा कौन सा आएगा? प्रतिवादी को क्या कहा जाता है? विपक्ष। विपक्ष।
तो या तो कौन जाएगा, पक्ष और विपक्ष दोनों ही कौन आ सकते हैं, देश, केवल केवल और केवल देश ही आ सकते हैं। आप, हम, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जाना चाहे तो नहीं जा सकते। केवल और केवल दो देश जा सकते हैं, व्यक्ति भी नहीं जा सकता। तो दो देश ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। अभी आपने जाधव का मामला सुना होगा, कुलदीप जाधव साहब है जो कहाँ है, पाकिस्तान की जेल में बंद है, भारत के नागरिक हैं। इनका केस भी कहाँ चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है। तो दो देश, एक देश भारत और एक पाकिस्तान, दोनों का मामला कहाँ चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है। इसमें वादी और प्रतिवादी कौन होते हैं, दोनों ही देश होते हैं। विशेष क्या है, कोई भी व्यक्ति विशेष या राज्य विशेष इसमें न्याय पाने के लिए नहीं जा सकता है। इसमें तो कौन जाएंगे, केवल और केवल कौन जाएंगे, राज्य सॉरी देश ही जाएंगे। एक और नोट इसमें क्या है देखो, इसमें इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसके निर्णय कैसे नहीं होते, बाध्यकारी नहीं होते। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर इसके निर्णय बाध्यकारी होते तब तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता और हर देश इससे डरता, हर देश इसकी बात मानता। लेकिन इसके निर्णय कैसे नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। आसानी से इसके निर्णय होने के बाद भी नतीजा नहीं निकलता है। जैसे पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से जाधव को पकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान इससे निर्णय नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि इसके निर्णय कैसे नहीं है, बाध्यकारी नहीं होते। और अगर बाध्यकारी इसके निर्णय हो जाएं तो ये बड़ा ही पावरफुल संगठन हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हमारे लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद। यहां से कुछ पूछना हो तो बताओ। भावना, निकिता, आदित्य, नो सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। 9 वर्ष का, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हैंग में। हैंग में। यूएनओ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएनओ दिवस। वेरी गुड। और मूल संस्थापक सदस्य कितने थे?